बच्चों, आज हम नौवीं जमात में एक नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 1, आखिरी ख्वाहिश। इसके मुसन्निफ है अनवर कमर। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं कि मुसन्निफ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में सबक को बयान किया है कि जो आज का हमारा सबक नंबर 1 आखिरी ख्वाहिश है, जिसके मुसन्निफ है अनवर कमर। सबसे पहले हम उनका तारुफ पढ़ेंगे, जान पहचान। अनवर कमर 5 फरवरी 1941 को नासिक में पैदा हुए। मुंबई में तालीम हासिल की। 30 वर्ष तक कैटरिंग के पेशे से वाबस्ता रहे। 1917 के बाद के अफसाने निगारों में उनका एक मुनफरिद नुमायाँ मुकाम है। उन्होंने अपने अफसानों में समाज के मुतअस्सिर मुस्लिम सभी तबके के नादार मजलूम मजबूर अफराद के मसाइल को बहुत नहायत चाबुक दस्ती से पेश किया है। इंसानी नफ्सियात की गिरह कशाई में उन्हें खासी दस्तरस हासिल। ज़िंदगी समाजी मसाइल से जुड़े उनके अफसानों में सियासी और माशरती वसीयत के साथ रमजियत और शहादत का भी पहलू में बहुत नुमाया है। चांदनी के सुपथ चौपाद में सना हुआ किस्सा, कलर ब्लाइंड और जहाज़ पे किया हुआ उनके अफसाने के मजमूए हैं। अभी यहाँ पे जो हमारे मुसन्निफ अनवर कमर, जैसे वो मुंबई बॉम्बे में पैदा हुए, 1941 फरवरी में नासिक में पैदा हुए। वहाँ पे उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। बाद में उन्होंने कैटरिंग की जॉब की। बाद में उन्होंने मतलब बहुत सारे अफसाने लिखने शुरू कर दिए। उनके अफसाने के मजमूए हैं। महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकेडमी ने उन्हें इनाम से नवाजा गया। आखिरी ख्वाहिश अनवर कमर के चौथे मजमूए जहाज़ पर जहाज़ पर जहाज़ उनके चौथे मजमूए हैं, जहाज़ पर किया हुआ है। मैं गुयाओं में शामिल अफसाना बज़ाहिर सादा असलूब में लिखा गया। सजाए मौत पाने वाले किरदार की आखिरी ख्वाहिश भी बहुत मामूली है, मगर इस मामूली ख्वाहिश के पस पर्दा इंसानी ज़िंदगी फनमना की बेवक्ती महरूमी का फनकाराना खूबी के साथ पेश किया गया है कि अफसाने के इख्तिराम पर कारी तड़पता है। अपनी सादगी और पर पुरकारी के सब अफसाना कारी के जहन पर नक्श हो जाता है। यही इसके अफसाने की खूबी है। तो मुसन्निफ ने अनवर कमर जैसे मुसन्निफ उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया है आखिरी ख्वाहिश। जिस तरह उन्होंने तालीम मुकम्मल की, बॉम्बे में पैदा हुए, कैटरिंग का जॉब किया, भी तरह तरह के उन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए, उन्हें अवार्ड से नवाजा गया। तो आइए हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं कि आखिरी ख्वाहिश में उन्होंने क्या बयान किया है। हुजूर, आखिरी ख्वाहिश तो यही है कि मुझे आप फांसी पर लटकाने से पहले मैं बहुत सा दाल भात खाने को दे दे। अभी यहाँ पे जैसे आखिरी ख्वाहिश होती है ना, जैसे आपने देखा होगा, देखो हर किसी की ख्वाहिश होती है। जैसे आप अभी नवीं जमात में, जैसे आप 10वीं में जाओगे, 12वीं जमात में जाओगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, जैसे आपके सपने होंगे, तो आपके ख्वाब रहेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, अफसर बनना है। आपके ख्वाब होते हैं ना, आपको बड़ा अफसर बनना है, पढ़ लिख कर कुछ अच्छे बड़े काम करने हैं। तो हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन हमारी आखिरी ख्वाहिश, हमारा ये सबक हमें क्या पैगाम देता है। जैसे कोई कोई मतलब कैदी होता है, कोई जैसे जिसको हम जैसे कोई गुनाहगार बनता है, जिसको हम सज़ा देते हैं, जैसे उस पर फांसी पे हम लटकाते हैं, तो हम उससे पूछते हैं ना उस बंदे से कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। तो बंदा क्या कहता है, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही कि मैं ये काम करूँ, वो काम करूँ। तो मतलब यहाँ पे एक बंदा है जो कह रहा है कि मुझे फांसी पे लटकाने से पहले मुझे भरपेट खाना खिला दे। अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने जेल के सुपर सुप्रिटेंडेंट को मुजरिम की आखिरी ख्वाहिश पूरा करने का हुक्म सावर फरमाया। आपको इजार्ड जनरल के कहकर कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ। जैसे जो भी मुजरिम हो, चाहे उसने कोई भी गुनाह किया होगा, जो भी गुनाह किया होगा, तो जैसे बहुत बुरा गुनाह किया होता है, जैसे किसी की मौत किया है, बाकी ऐसा बहुत बड़ा गुनाह किया है, बड़ा जुर्म किया है, तो उसे हम फांसी की सज़ा देते हैं। परमा जोडिसिया के जंगलों में बसे आदिवासियों के कबीलों में से एक फर्द था जो अपने झोपड़े के बाहर बैठा नारियल के पत्ते बांस की खिचियों से टोकरियाँ बना रहा था। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, जंगलों में जो गांव में रहते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों के नारियल की छालों से वो टोकरियाँ बनाते हैं। वो तमाम आदिवासियों की तरफ सिर्फ एक बालशत कपड़े से अपने निचले बदन को ढांकते रहता। उसके गले में रंग बिरंग पत्थरों की मालाएं पड़ी पड़ी रहती और चेहरे के वो मालाएं पड़ी होती और चेहरे के वो सुर्ख सब सफ़ेद रंग से यूं पेंट किया करता था। वो रंग गोया उसकी आबाई शनाख्त के बजाय। वो दुबला पतला और लंबा शख्स था। उम्र 40 के करीब हो गई है। जब शिकार के करके पीछे दौड़ता तो दौड़ता तो नशीब फराज का फर्क मिट जाता। उसकी रफ्तार में कमी ना आती।
पौधों पर से वो कलांच मारकर गुजर जाता है। पेड़ की झुकी हुई टहनियों की दूरी से देख रहा था, झुककर हाथों को टेक कर चौपाइयों कर टापों से प्यार कर लेता, इसके नीचे से निकल जा रहा है। सब्जियां, परिंदों का घोर, चावल उसकी ग़िज़ा थी, लेकिन काफ़ी भी करने का, का, पा, लेकिन पा, का, पाके भी करने पड़ते थे। चावल होते तो सब्जियां नहीं पकती, परिंदा होता तो चावलों से महरूम रहता। कभी कभार उसी से पेट भर का खाना नसीब होता। जंगलों में जड़ी बूटियों से गुड़िया कसरत से हवा हुआ करती है, वो उनको भून मान कर खा लिया करता। अभी यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे हैं, मतलब ये कहना चाहते हैं, जैसे आखिरी ख्वाहिश होती है ना मुजरिम की, आखिरी ख्वाहिश मतलब मुसन्निफ ये कह रहे कि जैसे कोई भी बंदा हो, कोई भी फर्द हो, जैसे वो कोई उसने गुनहगार बंदा हो या वो मुजरिम हो, अगर वो कोई गुनाह किया होता तो अपनी आखिरी ख्वाहिश का जोर करता है कि ना मैं मरने से पहले ये करना चाहता हूँ, मरने से पहले वो करना चाहता हूँ ना। जैसे हमारे जो आपके घर में भी जैसे आपके जो बड़े दादा परदादा होंगे, जैसे मरने से पहले वो भी अपनी जो जायदाद प्रॉपर्टी रहते हैं वो अपने बच्चों के नाम पर छोड़ दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मुसन्निफ ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो एक मुजरिम है वो मरने से पहले क्या कर रहा है कि मुझे भरपेट खाना खिला दे। फिर अंग्रेज ऑफिसर भी यही कह रहे ठीक है, इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो, उसे पेट भर के खाना खिला दो। तो यहाँ पे मुसन्निफ कहना चाहते हैं कि एक मतलब जो उड़ीसा के मतलब जंगलों में, जैसे आपने आदिवासियों को देखा होगा ना, जो जंगले रहते हैं वो काम वगैरह कुछ नहीं करते, मतलब जंगलों में ही रहते हैं। जंगलों के मतलब पत्ते पत्ते तोड़ के कपड़े बनाते, अपने अपने आप मतलब बदन में डाले होते, मतलब जंगलों के मतलब यहाँ पे जो भी फल फल रहते हैं, सब्जियाँ रहते हैं, उसी से अपना गुजारा करते हैं, अपना ही पेट भरते हैं। मतलब जो भी काम रहते हैं, शिकार करना, जानवर को शिकार करना, और मतलब यही कि मतलब आदिवासियों की ज़िंदगी कैसे रहती है। तो यहाँ पे मुसन्निफ कह रहे कि यहाँ पे जो आदिवासी हैं, मतलब उनके कपड़े कैसे हैं, जैसे वो पत्थरों की मालाएं बना के पहन रहे हैं, और कपड़े जैसे मतलब पत्ते को जोड़ जोड़ के अपने कपड़े बना रहे, अपने जिस्म को ढाक रहे। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मतलब वो कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो शहर में रहने वाला इंसान रहेगा या गांव में रहने वाला इंसान, वो तो फिर भी एक ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन जो जंगलों में रहने वाला है, जैसे जिसको हम आदिवासी कहते हैं, आदिवासी जो रहता है वो क्या करता है, वो मतलब जंगलों में ही रहता है, मतलब सब्जियाँ, परिंदों का गोश्त का शिकार करके, मतलब अगर उन्हें खाने का ना मिले तो कभी कभी उन्हें फाके भी करने पड़ते हैं। अगर उनके पास चावल दस्तियाब हो तो सब्जियाँ नहीं होती, चावल नहीं होते, मतलब उन्हीं से उनका गुजारा होता है। जंगलों में जो भी जड़ी बूटियाँ से उन्हें मतलब अगर उन्हें जख्म लग जाए या बीमार पड़ जाए तो जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करते हैं। तो ये मतलब ये परिंदों का शिकार करके, जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। तो आदिवासियों की ज़िंदगी, उनका ज़िंदगी गुजारने का तरीका ऐसे ही रहता है। जेल सुप्रिटेंडेंट ने अगले जेल जेल सुप्रिटेंडेंट ने अगले दिन तड़के ही फांसी देने पर परमा को वाकिफ कर दिया। परमाने को कोई जवाब ही नहीं दिया। परमाने को कोई जेल सुप्रिटेंडेंट ने अगले दिन तड़के की फांसी देने पर परमा को वाकिफ कर दिया। मतलब मतलब कैदी को मतलब फांसी होने वाली तो सुप्रिटेंडेंट ने बोल दिया, मतलब जो भी है, जो भी मुझे गुनहगार बन रहा है उसकी फांसी होने वाली। तो एक दिन पहले उसे पता लगा था कि तुम्हारी फांसी होने वाली है, जो परमा है उसकी फांसी होने वाली। परमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुप्रिटेंडेंट अब्दुल रजाक खान दराज का चौड़ा शक्ल था, जिसकी घनी बीजदार मोचे गोल बादामी रंग के शीशों की ऐनक उसे खतरनाक हद तक बराक बनाए होते। उसके ऑफिस में सैलन और पुराने कागज का फाइलों की फैली हुई थी। उसने शीशम का सिया गोल डंडा हाथों में मांझे की तरह गुनगुनाते हुए पूछा, तुझे खाना कब दिया जाए फांसी से पहले? अभी आपने फिल्मों में देखा होगा, ड्रामों में देखा होगा, देखो ना, जो मतलब रहता है ना, जो अगर जो गुनहगार बंदा होता है, जो मुजरिम होता है, अगर कोई गुनाह किया होता है, सही बात है, अगर उसे हम फांसी क्यों देंगे, वाकई उसने बड़ा जुर्म किया होगा जो मुजरिम होगा। तो यहाँ पे जो सुप्रिटेंडेंट है, जैसे जो पुलिस अफसर रहते हैं, वो मतलब उससे पूछ रहे, क्या मुजरिम से पूछ रहे तुझे फांसी कब दिया जाए, तुझे तो तेरी तो आखिरी ख्वाहिश है कि तुझे भरपेट खाना, तुझे खाना है, तो तुझे खाना कब दे फांसी से पहले। मतलब जो भी मुजरिम होती है उसकी आखिरी ख्वाहिश अफसर ज़रूर पूरी करता है। रात को बावर्ची खाना बंद होता है, शाम को पका कर रखा हुआ खा लेगा। अब यहाँ पे जो अफसर आ रहे उससे पूछ रहे कि रात को तो बावर्ची खाना बंद होता है, लेकिन शाम को पका हुआ खाना रखेगा तो तू खा लेगा। खाने को तो मैं कई दिन का बासी खा लूँ, मगर चूंकि ये आखिरी भोजन होगा इसलिए गर्मा गर्म खाने का जी चाहता है, वरना कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे
जो मुजरिम है वो क्या कह रहा है, अफसर से क्या कह रहा है, खाने का तो मुझे गम नहीं है, मैं तो बासी भी खा लूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे, अगर मैं आखिरी बार खाना खाने जा रहा हूँ तो मुझे गर्मा गर्म खाने को मिले तो अच्छा है ना, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, कितना खाएगा, ये कहकर अब्दुल रज़ाक खान ने अपने चमड़े के जूतों समेत पैर ऊंचे टेबल पर रख दिए। परमा कुर्सी पर टेबल की दूसरी जानी बुकड़ों बैठा हुआ था। परमा ने दोनों हाथ फैलाकर चावल की मिकदार बताई, इतना और दाल। मतलब जो मुजरिम है वो अब्दुल रज़ाक से यही कह रहा है, ठीक है, तू मुझे मतलब गर्मा गर्म मुझे खाना चाहिए, तो मुजरिम तो अब्दुल रज़ाक खान जो अफसर है वो कह रहा है, ठीक है, हम तेरे लिए तू कितनी मिकदार में चावल खाएगा, तू बता दे कितनी मिकदार में चावल खाएगा, तुझे कितना खाना है, बता दे। तो अभी यहाँ पे जो परमा जो मुजरिम है वो उसे क्या कहेगा हम देखेंगे आगे इस लेसन में, इस सबक में देखेंगे। परमा ने बाल्टी का बतौर जरा हाथ से इशारा किया, पर उसके तिले से ऊपर तक भरे रहने का इशारा किया। अब्दुल रज़ाक ने चश्मे की बादामी कांच के ऊपर से उसे गहरी नज़र से देखा, गोया इतनी बड़ी मिकदार में दाल भात तलब करने का असल सबक जानना चाहता था। इतना खा लोगे, परमा ने दोबारा इस बात में गर्दन हिला दी। अगले दिन फांसी थी, परमा के सर के बाल उस तरह से उतार गए, वह दाढ़ी बनाई गई, कैदियों की नई वर्दी पहनने को दी गई। कोई इसके मजहब से वाकिफ ना था, पर माखूस वाकिफ ना था। चनाचा पादरी, मौलवी, पंडित, बूढ़ बख्शों को बुलाया गया। चारों ने अपनी अपनी तरफ पर उसकी निजात की दुआ की। उसे अपनी अपनी मजहबी जबान में आखिरत पर भरोसा, गुनाह की बख्शिश के लिए दुआ मांगने की सलाह दी। चले गए, मगर जाने से पहले बोध बख्शू ने अब्दुल रज़ाक खान से पूछा, क्या आप हमें बताना गवारा फरमाएंगे, इसे किस गुनाह की पादाश में सजाए मौत दी जा रही है। अभी यहाँ पे आपने देखा होगा, देखो ड्रामों में फिल्मों में देखा होगा, जो गुनहगार बंदा होता है, मुजरिम होता है, किसी की हत्या किया, गलत काम किया, या किसी को मारा है, किसी मजलूम को सताया है, या वाकई इससे उसने बुरा गुनाह किया है, तो उसका हम फांसी की सज़ा देते हैं कि वाकई उसने बुरा गुनाह किया है। तो यहाँ पे जो है मतलब जो कहते हैं जिस मुजरिम को फांसी दी जा रही, तो सब आ रहे, मतलब सब उससे मिलने के लिए आ रहे। जैसे हर मज़हब के मानने वाले लोग आ रहे, पादरी हो गया, मौलवी हो गया, पंडित हो गया, बस हर कोई मतलब उसकी मजहबी आखिरत के लिए उसे दुआ पढ़ा रहा है, उसे उसकी मतलब उसकी आखिरत पे उसके गुनाह की बख्शिश करने की दुआ मांग रखी है, अल्लाह उसे हिदायत दे, अल्लाह उसकी आत्मा को, जिसे दुनिया से चले जाए, उसकी आत्मा को शांति दे। लेकिन किसी को पता नहीं था कि परमा ने गुनाह क्या किया था, उसे कि इसे सजाए मौत क्यों दी जा रही है। अंग्रेज का कत्ल, मगर क्यों? अब उसने एक अंग्रेज का कत्ल किया था, अंग्रेज का कत्ल मगर क्यों? अभी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि उसने एक अंग्रेज को मारा था, अंग्रेज का कत्ल था, लेकिन क्यों किया था? अब्दुल रज़ाक खान ने उसके साथ जेल को मोहित ऊंची मजबूत और तवील दीवार के फाटक पर रुकते हुए कहा। एक रोज ही मीठा टोकरी बना रहा था कि इसकी बेटी ने घने पौधों के पीछे चमकती हुई आंखों की जानिब इशारा करते हुए कहा, बाबा वो हिरन मुझे ला दे। वर्मा बेटी पर जान निसार करता मुस्कुराता हुआ उठा और दौड़ पड़ा हिरन पकड़ने को। काफी दूर तक उसने हिरन को पीछा किया, करीब था कि उसे पकड़ लेता कि ठाए की आवाज हुई और हिरन गिर कर तड़पने लगा। अभी यहाँ पे जो परमा था वो आदिवासी था, मतलब जंगलों में रहता था, लेकिन उसकी जो बेटी की ख्वाहिश थी कि अब्बू मुझे हिरन से खेलना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो बिल्ली और कुत्तों के बच्चों से खेलते हैं, मतलब खेलते हैं ना। तो यहाँ पे जो परमा है उसकी बेटी ने मतलब एक बार ख्वाहिश की कि मुझे हिरन से खेलना, मुझे हिरन ला दे। तो मतलब बाप चाहता कि अपनी बेटी की ख्वाहिश को पूरा की, तो वो हिरन को पकड़ते हुए जंगलों की तरफ गया। जैसे वो मतलब वो जंगलों की तरफ जाता है, हिरन को पकड़ता है, तो हिरन गिर जाती है। परमा देखा कि अंग्रेज बंदूक उठाए वो मुकामी लोगों के साथ हिरन की तरफ चला आ रहा है। परमा हिरन की तरफ और आंखों से गम हसद का धुआं उठता देखा तो उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उस बात का ख्याल है कि उसने वहाँ पड़ा हुआ 5 सीर का पत्थर उठाकर अंग्रेज शिकारी के मस्तक पर दे मारा। चोट ऐसी शदीद थी कि मौके वलादत पर उसकी मौत हो गई। मतलब परमा ने क्या देखा कि एक अंग्रेज बंदूक उठाए हुए दो मुकामी लोगों के साथ तो हिरन की तरफ चला आ रहा है, मतलब जो रहते हैं अंग्रेज रहते हैं लोग, राजा महाराजा रहते हैं, जानवरों का शिकार करने के लिए जाते हैं ना जंगलों में। तो परमा ने क्या देखा कि इस हिरन, इतनी खूबसूरत हिरन को क्यों मारना चाहता है, तो उसे गुस्सा आ गया, तो उसने जोर का पत्थर
मार दिया, उसके सर पर मार दिया, जिससे अंग्रेज की मौत हो गई। जेल के फाटक के पेट में बिना छोटा जेल के फाटक के बीच जेल के फाटक के पेट में बिना जेल के फाटक के पेट में बिना छोटा दरवाज़ा खोल दिया गया। वो चारों जेल सुपरिटेंडेंट से हाथ मिलाकर गए, बाद दीगर बाहर चले गए। इन चारों के दिलों का ये ख्याल ख्याल खरमा पहुंच रहा था कि उन्होंने जिसकी निजात और बख्शिश के लिए दुआ की थी, वो आखिरी कसूर हुआ सजाए मौत का मुस्तक था। कौवे तो पता नहीं क्या देखकर काय काय करने लगते हैं, मगर मुर्ग ऐसी गलती नहीं करते। जब तक तड़का ना हो बांग नहीं देते। परमा सोया कहाँ था, रात भर जागता रहता था कि उसे अपनी जिंदगी के सब कठोर शातमानी आनंद के दिन याद आए। माँ के माँ के देहात का दिन, बाप को सांप के काटे उसकी तड़प को मर जाने का दिन, बीवी से बेवा का दिन, बच्ची की पैदाइश का दिन। फिर उसे याद आया कि इसके जिद के तमाम आधा जेल के महीने भर कैद के माहौल में सिकड़ समट कर रह गए। रात दादी में सिपाही भी चलने वाली आवाज़ सुनाई दी। वो तीन थे। एक ने बड़ा पतीला कपड़े की मदद से पकड़ रखा, दूसरा बाल्टी उठाए रखा हुआ था। दोनों जरूर ढुके हुए थे। जब उन पर से ढक्कन हटाए गए तो ताज़े पके हुए दाल चावल की भाप की भाप के साथ उनमें बसी हुई सूंधी सूंधी खुशबू कमरे में फैल गई। उन्होंने एक टाट बिछाकर एल्यूमीनियम की बड़ी सी रकाबी रखी, पानी की सुराही और गिलास भी पास ही रखा। पनमा ने उनके रवैये में तब्दीली देखी। आज उनके खाना परोसने का अंदाजा खास मेहरबाना था, वरना उससे पहले यूं देखते कि जैसे कौवे का रातब दे रहे हैं। अभी यहाँ पे परमा का क्या गुनाह था? जो परमा है, मतलब जो आदिवासी जंगलों में रहता था, मतलब उसने क्या किया, मतलब ये अंग्रेज जो थे जंगलों में मतलब शिकार करने के लिए गए थे, वो हिरन को मारना चाहते थे, लेकिन परमा ने क्या किया, वो नहीं चाहता था खूबसूरत हिरन की जान जाए, इसलिए उसने क्या किया, जोर से पत्थर अंग्रेज पर मारा, जिससे अंग्रेज की मौत हो गई। लेकिन यहाँ पे परमा यही अफसोस कर रहा है कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा, मेरे घर वालों का क्या होगा। ये सब सारे अपने दिनों को याद कर रहा है। उसी मतलब दौरान उसका खाना पक रहा है, क्योंकि उसके अगले दिन उसकी फांसी होने वाली है। उन्होंने थोड़े से दाल चावल रकाबी में डालकर खा लिए। जी ना भरा तो खाए फिर, गोया आज ही इसे उसे पेट भर खाना नसीब हुआ है। उसके बावजूद बहुत सा भात बच गया। उसने उसे एहतियात से ढक दिया, गले में से रंग बिरंगी पत्थरों की मालाएं निकाली, कलाई पर से लोहे का कंगन उतारा, कान में पड़े हुए सुराखों से कोड़ियों हाथी दांत के हल्के निकाले। वो कपड़ा भी उसने धोकर खुश करके हथिया से रखा था, जिस पर अपना सत्तर छुपाने के लिए बांधा करता था। उसने कल ही शाम को तमाम चीज़ें सुप्रीटेंडेंट कस्टडी से इंतजा करके मंगवा ली थी। उसने उन खाने के बर्तनों के अतराफ यूँ सजा कर रख दिया कि वो हर चीज़ उसके कब्जे तसरुफ में है। अब यहाँ पे जो परमा है, मतलब वो मतलब जैसे जो आपने रामो फिल्मों में देखा होगा ना, जब मुजरिम को सजा दिया थी तो कैसे कपड़े पहना रहता है वो, उसके पास जंजीरें लगी रहती, लोहे रखी रहती है, तो सारे मतलब अपने कपड़े मतलब जो भी है मतलब वो सब पूरे उतारे जा रहे कि उसकी फांसी होने वाली है। फांसी खड़ी हो चुकी थी कि जल्लाद फांसी की टटकी से बंधी रस्सी को बार बार खींचकर उसकी मजबूत को जांच रहा था। मतलब अभी परमा ने खाना भी खा लिया, वो चाहता था कि मतलब उसके लोहे के सुराख जो भी थे, कड़े वगैरह थे, सब निकल गए थे। अभी यहाँ पे मतलब जो जल्लाद फांसी की टंकी से बांधी रस्सी को बार बार खींचकर उसकी मजबूती को जांच रहा था। अब्दुल रज्जाक के नाल लगे हुए जूतों की आवाज़ रात दिन में गूंजी। ताल खोल दिया था, लोहे का दरवाज़ा खुला। परमा जब फांसी खड़ी हो चुकी थी, तड़का होने वाला था। परमा ने इस पे मामूल जज्बात में गर्दन हिला दी, फिर फरमश रखी हुई तमाम अशिया की जानिब उंगली से इशारा कर लिया। और सरकार, ये छोटी छोटी चीज़ें मेरी हैं। खान ने अजबात में गर्दन हिला के कहा। हाँ, फिर उसने दोनों को बर्तनों में ढक दिया, उनमें दाल चावल रखे हुए थे। असाब, ये खाना ये भी तुम्हारे लिए पका लिया, तुम फिर ठीक है, तुम्हारा सही। तो सरकार एक करम कीजिए, मेरी लाश को लेने के लिए मेरी बीवी बेटी मेरा भाई वगैरह आने वाले। ये बात उन्होंने मुझे फांसी को सजा देने वाली की अदालत में बताई गई थी। हूँ तो सुपरिटेंडेंट खान के मुंह से फिर तो साहब इन चीज़ों के साथ खाना भी उनको दे दीजिएगा। अभी यहाँ पे जो परमा ने खाना खाया था, तो बचा हुआ जो खाना था वो क्या वो कह रहा है परमा कि मेरी फांसी के बाद मेरी लाश को लेने के लिए मेरे घर वाले आएंगे, मेरी बीवी मेरा भाई मेरे घर वाले जो भी आएंगे, तो मतलब मेरी लाश के साथ मेरा बचा हुआ खाना भी दे देंगे। तो यहाँ पे देखो मुसन्निफ ने सबक को किस तरह बयान किया है कि जो हमारा जो मतलब जो परमा था, मतलब जो मतलब उसने भले ही उसने जुर्म किया था, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मैं मरने से पहले भरपेट
गर्मा गर्म खाना खा ले, लेकिन उसकी ख्वाहिश मतलब जो था अफसर था उसने पूरा किया, ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। तो मुसन्निफ़ ने ये बताया है कि ये आखिरी ख्वाहिश, जैसे हर किसी की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह हमें इन सब चीज़ों से बचाए, कि अल्लाह ताला किसी को मतलब फांसी ना लगे, अल्लाह ताला हमें मतलब हमें कुदरती मौत से नवाजे, अच्छी मौत नज़म हमें बढ़ते तब हमारी ज़बान पर कलमा तैयब जारी रखे, हमें इन सब चीज़ों से, बुरी आदतों से, इन सब चीज़ों से बचाए कि अल्लाह ताला हर किसी को कुदरती मौत अता फरमाए। कोई भी किसी को भी बंदे को फांसी ना हो, कि मतलब ये कोई बंदों को फांसी ना हो, कि ये बहुत ही बुरी सज़ा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सबक बेहद पसंद आया, उसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।